Namaskar everyone. Namaskar to all the parents. How are you all? नमस्कार एवरीवन। आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं और आपका दिन कैसा रहा, आपका वीक कैसा रहा। एक्चुअली पूरे एक वीक के बाद अपन एक बार फिर से मिल रहे हैं। नमस्कार प्रीति मैम, नमस्कार प्रियंका मैम, नमस्कार कविता मैम, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। ओके सो अगेन आज हम फिर से एक बार मिले हैं हमारे पेरेंटिंग वेबिनार में। और आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड जैसा कि हम सभी हर बार डिस्कस करते हैं कि ये पेरेंटिंग वेबिनार हमारी लाइफ का एक बहुत खास हम कह सकते हैं कि एक पार्ट बन चुका है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से। पेरेंटिंग वेबिनार है वो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग शायद यूरो इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े हुए भी हैं एज ए पेरेंट और मे बी एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, एज ए स्टाफ। यूरो इंटरनेशनल स्कूल फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को और जो टीचिंग मेथड्स है, चाहे डीलिंग मेथड्स है, हर चीज फ्यूचर को कंसिडर करके काम में ली जाती है कि बच्चों को फ्यूचर में क्या काम में आने वाला है, कौन सी अप्रोचेस काम में आने वाली है। उस चीज को कंसिडर करते हुए यूरो इंटरनेशनल स्कूल ऑपरेट होता है, इसीलिए इसे फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक स्कूल भी कहते हैं। और यूरो इंटरनेशनल स्कूल का जो मिशन है और विजन है वो काफी अलाइंड है। और हमारा जो मिशन विजन है एज ए फैमिली, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए स्कूल, एज ए इंस्टीट्यूशन, वो ये है कि हम ऐसे बच्चे तैयार करें, ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करें जो फ्यूचर में अपनी क्रिएटिविटी, अपनी यूनिकनेस और अपनी लीडरशिप क्वालिटी के साथ में आगे बढ़ सकें और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। यही जो मिशन है और जो विजन है, उसके साथ में यूरो इंटरनेशनल स्कूल ऑपरेट होता है। और इन सब के पीछे श्रेय जाता है हमारे फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर शिवराम जी को। जैसा कि आप सभी शायद बहुत सारे लोग उनसे मिल रखे होंगे। आई वुड लाइक टू नो कि आप पेरेंट्स में से कोई ऐसा है जो अभी तक सर से नहीं मिला है, और जो लोग मिल चुके हैं वो यस बोल सकते हैं, और जो नहीं मिले हैं वो नो टाइप कर सकते हैं। जो लोग भी मिले हैं आई थिंक वो अग्री करेंगे कि जब सर से मिलते हैं तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है हर मीटिंग में। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो उनसे पहली बार मिलने में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हाँ सर का जो स्कूल के पीछे जो मिशन विजन की जो मैंने अभी बात करी वो भी बहुत ज्यादा हद तक रिफ्लेक्ट होता है उनसे मीटिंग में ही। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं, तो आई वुड इनवाइट यू कि आप सर के साथ कभी एक मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज करें, कभी उनसे बात करें, उनसे कनेक्ट करें। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको हमेशा वो जो मीटिंग है वो आपकी यादगार होगी। जो शिवराम सर हैं वो स्कूल के साथ साथ में कोट विद्या के भी फाउंडर हैं और फनुस्ता ग्लोबल के भी को फाउंडर हैं। और ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत वेल नोन नेशनली और इंटरनेशनली जाने जाते हैं। कोड विद्या के लिए उन्हें इनोवेशन अवार्ड, जो कि राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड है, वो भी मिला रिसेंटली लास्ट ईयर। तो ये भी हम सभी के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम जिनसे जुड़े हुए हैं उन्हें इतना बड़ा रिकग्निशन मिल रहा है। और ये यूरो फैमिली के लिए तो स्पेशली एक बहुत अ, बड़ा अचीवमेंट है। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कि ये जो आज हम मिल रहे हैं या फिर हर वीक जो हम मिलते हैं उसके पीछे का जो मेन मोटिव है वो जानना। और दूसरी चीज कि ये किसने शुरू किया, कहाँ से ये जो निकल के आता है, जो समरी है वो यही है कि जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उसी के साथ में वेबिनार भी कनेक्टेड है। और जैसा कि हमारे वेबिनार का एक रिचुअल है कि हम जब भी वेबिनार स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई नई टॉपिक पे बात करते हैं, हर संडे को हम जब भी मिलते हैं, तो हमारे स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट हम मेडिटेशन को देते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट कंफर्टेबली
एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाओ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जहां पे भी हो आप बिल्कुल रिलैक्स होके एक बार आप बैठ सकते हैं। और उसके बाद में हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। ज्यादा देर का नहीं, बस 2 मिनट का मेडिटेशन हम करेंगे ताकि हम रेडी हो सके आगे हम जो भी बातें करने वाले हैं उसके लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट कंफर्टेबली वेर एवर यू आर। आप एक बार आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी, उसके साथ साथ में आपको करना है। आराम से रिलैक्स करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें अंदर से। किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी है, किसी भी तरीके के सेंसेशंस है, उनको ऑब्जर्व करें। उसके बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करें और अपना पूरा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो या तो आप अपने हार्ट पे रख सकते हैं या अपनी ब्रीदिंग पे रख सकते हैं। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको रख सकते हैं। ओके, आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि अगर 3 ऑप्शन है। अगर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, काम महसूस कर रहे हैं, पेशेंट महसूस कर रहे हैं, तो आपको ग्रीन टाइप करना है। और अगर आप बहुत ज्यादा एंग्शियस या फिर रेस्टलेस या फिर सैड या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके की एंजाइटी, टेंशन या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप रेड टाइप कर सकते हैं।
और इन दोनों के बीच की कोई स्टेट है तो आप ऑरेंज टाइप कर दें। आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं वो टाइप करें। अगर अच्छा है काफी तो ग्रीन, अगर कुछ बुरा महसूस हो रहा है, रेस्टलेस है या फिर स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही है, टेंशन है तो रेड। अदरवाइज बीच में कहीं पे है तो ऑरेंज टाइप कर सकते हैं। ओके, सो रेस्पॉन्सेस को देखते हुए मोस्टली ग्रीन एंड ऑरेंज है। नोबडी इज फीलिंग एंशियस और टेंशन, दैट्स गुड टू नो। तो हम अपने आज के वेबिनार की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का वेबिनार भी मैं और हिमांशु मैम लेने वाले हैं। कई बार हम दोनों लेते हैं, कई बार सर लेते हैं, और कई बार हम बाहर से भी इनवाइट करते हैं स्पीकर्स को। तो आज का वेबिनार मैं और हिमांशु मैम लेने वाले हैं। Himanshu, like to welcome our parents again. Okay, so namaskar everyone. I hope all of you are doing well. So आज का जो मेडिटेशन था उसमें काफी पेरेंट्स ने ग्रीन रिस्पॉन्स किया है किरण मैम, और मुश्किल से कुछ ही पेरेंट्स हैं जिन्होंने ऑरेंज रिस्पॉन्स किया है, और रेड तो थैंकफुली किसी का ही नहीं आया है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ मेडिटेशन। ये एक एक आज का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी मेडिटेशन से, कि हम मेडिटेट करते हैं तो वो जो 2 मिनट होती हैं जो खुद के साथ खुद की बॉडी को फील करने के लिए जो होती है, इसमें आज कोई हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं था। दैट मीन्स यूजुअली हम म्यूजिक के साथ करते हैं, आज हमारे पास म्यूजिक नहीं था। लेकिन क्या वो हमारे लिए आसान थी प्रोसेस? क्या हम वो 2 मिनट हम खुद के साथ स्पेंड कर पा रहे थे, या फिर वो 2 मिनट हम खुद के साथ स्पेंड नहीं कर पा रहे थे? ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें फाइंड करना है। और मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि अल्टीमेटली हम किसी भी स्टेट में हो जो कि हमें रेस्टलेस फील करवा रही हो, दैट मीन्स हमें इनपेशेंट फील करवा रही हो, हम एक कामनेस जो है हमारे शरीर में हमारे दिमाग में वो हम फील नहीं कर पा रहे हैं। यूजुअली जब काफी लोग बहुत ज्यादा एंशियस फील करते हैं तो यहाँ पे चेस्ट पे और गले के आसपास उन्हें बहुत वॉइड भी फील होता है कि यहाँ पे कुछ स्पेस है, कुछ खाली सा है, कुछ डर लग रहा है। तो अगर ऐसी प्रोसेसेस से कोई गुजर रहा है तो वी वुड सजेस्ट कि आप मेडिटेशन कंटिन्यू ही रखें। तो आज का एक एक्सपीरियंस था कि आज बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हमने मेडिटेट किया है, तो आई होप आप वो 2 मिनट खुद के साथ स्पेंड कर पाए होंगे, और डेफिनेटली रिजल्ट्स तो बता ही रहे हैं कि इट वाज फ्रूटफुल फॉर यू। तो चलिए आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं, और जिसका टॉपिक है हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव रूटीन्स फॉर योर चिल्ड्रन। कि भाई हम चाहते हैं हमारे बच्चे के लिए हम एक रूटीन सेट करके रखें, है ना? सब चाहते हैं कि मैम ये अपने आप टाइम से अपना इसको पता रहे कि होमवर्क कर ले, ये टाइम से अपना बैग सेट कर ले, ये टाइम से खाना खा ले, और खेलने भी जाए लेकिन टाइम से वापस आ जाए। तो काफी ऐसे पेरेंट्स के कंसर्न रहते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि क्या आपका बच्चा खुद से ही सारे काम कर लेता है, या फिर आपको थोड़ी सी इस रूटीन में डेली के टास्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम फील होती है? अगर आपको प्रॉब्लम फील होती है या आप महसूस करते हैं तो आप हमें यस टाइप करके बता सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, बच्चा खुद ही अपने आप कर लेता है, वाओ वेरी नाइस, तो आप हमें नो टाइप करके बता सकते हैं। तो अगर आपको बच्चे का रूटीन सेट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें यस टाइप करके बताएं। ओके, सो काफी सारे पेरेंट्स का यस ही आंसर है। अभी तक मुझे एक भी नो नहीं दिखा है। आई एम वेटिंग कि किरण मैम क्या हमें एक नो दिखेगा। ओके, वाओ, सो प्रीति त्यागी मैम ने नो टाइप किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। ओके। It is actually a challenging task, and
इट्स रियली गुड टू सी कि बहुत सारे पेरेंट्स इस टास्क को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। Exactly. And parenting is a never ending task. Once a parent is always a parent. So, we would like to clap for you कि आप ये जो पेरेंटिंग का टास्क है वो काफी डिफिकल्ट होता है, बट देन अगेन यू आर हैविंग ऑल द स्ट्रेंथ एंड यू आर डूइंग इट इफेक्टिवली। सो चलिए आज कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें ये रूटीन सेट क्यों करना है, क्यों जरूरी है इस रूटीन को सेट करना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर हमारे बच्चे का रूटीन सेट होता है तो ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, एक स्ट्रक्चर और एक प्रिडिक्टेबिलिटी कि हमें बच्चे को क्या क्या करवाना है। ये सिर्फ पेरेंट्स को ही प्रोवाइड नहीं करवाता, ये बच्चे को भी प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब कि हमें पता है कि हमें आने वाले 1 घंटे में क्या करना है, या फिर कल स्कूल में जैसे कि किस चीज की पढ़ाई होने वाली है तो पहले से ही अपना बैग सेट कर लेना। और अगर हम किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर हम किसी भी चीज का अंदाजा पहले से ही लगा सकते हैं, किसी चीज के होने का आभास हमें पहले ही हो जाए, तो फिर हमारी एंजाइटी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और अगर हमारी एंजाइटी कम हो जाती है तो डेफिनेटली हमारी एफिशिएंसी जो है काम करने की वो बढ़ जाती है। तो अगर रूटीन है, एक स्ट्रक्चर मेंटेन है, तो ऑब्वियसली ये पेरेंट्स को भी कम एंशियस फील कराएगा और ये बच्चे को भी कम एंशियस फील कराएगा। अब सपोज कीजिए कि आपका बच्चा रात को आपको बोलता है, रात को 11 बजे, कि मम्मा मुझे तो कल चार्ट पेपर लेके जाना है और मैम ने कहा था ये चार्ट पेपर पे एनिमल की फोटो ड्रॉ करनी है और कल इसके मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए भी वो अनमैनेजेबल होगा कि हम एंड मोमेंट पे ये सब चीजें कैसे करें। और अगेन ये बच्चे के मार्क्स की बात है, तो पेरेंट्स को ऑब्वियसली डर लगेगा कि अब मेरे बच्चे को वो मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। तो अगेन अगर रूटीन सेट होता है तो हमें ये टाइम को सही तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है। बच्चे को भी पता रहता है कि एक ठीक है मुझे इस प्रोसेस के साथ में वर्क करता है, करना है। ऑल्सो दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस, कि भाई हमारी जो ग्रोथ होती है, फिजिकली ग्रोथ जो होती है, हमारी मेंटल ग्रोथ जो होती है, उसमें भी हमें भी और हमारे बच्चे को भी ये हेल्पफुल रहता है। हमें तो पेरेंटिंग में रहने वाला है ही, लेकिन बच्चा जो है बहुत ही बचपन से अगर उसका रूटीन सेट है तो वो आगे चल के अपनी चाहे पर्सनल लाइफ के इश्यूज हुए या फिर प्रोफेशनल लाइफ के इश्यूज हुए उनको बहुत इजी तरीके से मैनेज कर सकता है। स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग सिचुएशन में खुद को अच्छे से मैनेज कर सकता है, कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं। तो अगर बच्चे को टाइम मैनेजमेंट आता है, उसे पता है कि कौन से टास्क को मुझे प्रायोरिटी देनी है, कौन से टास्क में मैं थोड़ा डिले कर सकता हूँ, तो बच्चा इजीली उस स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग सिचुएशन से निकल सकता है। सो चलिए आज हम देखते हैं कि इस चीज को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। ये कुछ हमें ग्राउंड रूल्स हैं, ये 4 चीजें हमें याद रखनी है। आज हम थ्रू आउट जो बात करेंगे उसमें ये 4 चीजों का इंपॉर्टेंस हर जगह आपको दिखेगा। तो उसमें से पहली चीज है कंसिस्टेंसी, कि अब हमने रूटीन तो सेट कर दिया, चलो हमने एक टाइम टेबल भी बना लिया। काफी बार मैंने ये भी देखा है कि थोड़े से जो मेच्योर बच्चे होते हैं, मेच्योर मतलब कि अगर बच्चा 7th 8th में आ जाता है तो वो खुद अपना एक टाइम टेबल सेट करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैम मैंने तो ये टाइम टेबल बनाया था खुद के लिए, लेकिन मेरे से तो ये फॉलो ही नहीं हुआ। एक दिन फॉलो हुआ और मैम उसके बाद तो पूरे हफ्ते में फॉलो ही नहीं कर पाया। और पेरेंट्स भी काफी कोशिश करते हैं। तो अगर ये 4 चीजें उस टाइम टेबल में नहीं होंगी, या फिर ये 4 चीजें मैं टाइम टेबल की जगह रूटीन काम में लूंगी वर्ड, ठीक है, तो अगर ये 4 चीजें उस रूटीन में नहीं होगी तो बच्चा इफेक्टिवली उसको मैनेज कर नहीं पाएगा और ना ही एज ए पेरेंट आप उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। सो फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। हमें ये देखना है कि अगर हमने कोई रूटीन बनाया है और उसमें हमने कोई भी एक चीज डाली है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सरसाइज डाली है, तो हमें ये देखना होगा कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इवन टाइम टेबल बनाना, रूटीन सेट करना ये बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन उसको फॉलो करने में हमें काफी एफर्ट्स लगते हैं। और इतने एफर्ट्स लगते हैं कि पहले ही दिन काफी लोग उसको ड्रॉप भी कर देते हैं, एफर्ट्स डाल ही नहीं पाते। तो हमें ये देखना होगा कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिंग टू चेंजेस व्हेन नेसेसरी।
काफी बार ऐसा होगा कि हमने जो रूटीन सेट किया है उसमें कोई टास्क हमने सेट किया है किसी भी टाइम पे, मान लो 8 बजे पे मैंने कोई टास्क सेट किया है, लेकिन मेरे पास इमरजेंसी आ जाती है कि बच्चे ने तो यूनिफॉर्म, बारिश आ रही है, बच्चे ने यूनिफॉर्म फटाफट गंदी कर दी है। अब मैंने तो यूनिफॉर्म पहना दी थी बच्चे को, लेकिन मुझे अचानक से चेंज करके उसको स्कूल भेजना पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे बच्चे को दोबारा एक बार फिर से रेडी करना पड़ेगा। तो मेरे 8 बजे का टास्क तो रह गया। तो कुछ ऐसी चीजें जरूरतों के हिसाब से मुझे फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि ठीक है, ये मेरा फिलहाल जरूरी काम लग रहा है, तो जो मैंने ऑलरेडी टाइम रख रखा है किसी XYZ काम के लिए, वो मैं इस समय करने वाली हूँ। इतना फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मेरे माइंड में रखनी पड़ेगी। थर्ड इज क्लैरिटी। दैट मीन्स कि अगर हम बच्चे को रूटीन दे रहे हैं तो पहली चीज तो हमें भी क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है उस टास्क को करने के लिए। दूसरी चीज, अगर हम बच्चे को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई भी रूटीन फॉलो करने के लिए दे रहे हैं, तो क्या वो बच्चे को सही ढंग से क्लियर है। अब सपोजिटली मैंने कह दिया कि बेटा तुम्हें तुम्हारा होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए, और मैंने बच्चे को बताया ही नहीं कि बेटा ये आपका पढ़ने का टाइम है, आप इस टाइम अपना होमवर्क कर सकते हो। बच्चा इतना छोटा है, अगर उसे खुद से ही अपना टाइम मैनेज करना आ रहा होता तो हमें इस रूटीन की नीड नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे को खुद का टाइम मैनेज नहीं किया जा रहा है बच्चे से, तो दैट मीन्स मुझे उसे कहीं ना कहीं हेल्प करनी है, क्लैरिटी देनी है इंस्ट्रक्शंस की। तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे को मैं कोई भी बात बोल रही हूँ, कोई भी बात समझा रही हूँ, या कोई भी बात या काम करने को बोल रही हूँ, तो मैंने बच्चे को सही ढंग से इंस्ट्रक्शन दी है या नहीं दी है, उसके दिमाग में वो चीजें क्लियर है या नहीं क्लियर है। एंड थर्ड इज इन्वॉल्वमेंट, फोर्थ इज इन्वॉल्वमेंट, कि हम रूटीन सेट करने वाले हैं किसके लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो उसमें हमें सारी खुद की मर्जी नहीं चलानी, हमें बच्चे की प्रेफरेंस को भी मैटर करना है, वहां पे तवज्जो देना है हमें बच्चे की प्रेफरेंस को। और क्यों देना है? क्योंकि बच्चा कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है कि हमने 4 बजे का पढ़ाई फिक्स कर दिया तो 4 बजे पढ़ाई ही करनी है। 4 बज के 1 मिनट कैसे हो गई? नहीं, बच्चा हमारा मशीन नहीं है। हमें ये देखना होगा कि भाई हम जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें बच्चे की भी सहमति हो और हमारी भी सहमति हो। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो थ्रू आउट हमें रूटीन सेट करेंगे जब भी हम, तो हमें ध्यान रखनी है। ओके। सो अभी हमने ये समझा कि सबसे पहले तो आज हम बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए बच्चों का। तो जो इम्पोर्टेंस है रूटीन की उसके बारे में हमने समझा, और उसमें जो मेजर पॉइंट्स है कि क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें बच्चे का रूटीन फिक्स होना चाहिए, या फिर उसका एक कोई कुछ टाइम टेबल डेली जो एक्टिविटीज है उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि हम उस रूटीन को बनाए कैसे, जो कि हमने, आप शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्यूरियोसिटी के साथ में हमें ज्वाइन किया है आज, कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है बच्चे का रूटीन है उसको फिक्स करने में, सेट करने में, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं और कैसे उसको स्टेब्लिश करूं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 3 स्टेप होते हैं। पहला है कि हमें बच्चे का मॉर्निंग का जो रूटीन है वो सेट करना है। दूसरा, ऑब्वियसली स्कूल का रूटीन है वो फिक्स होता है कि बच्चा स्कूल जाने के बाद उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे होल एंड सोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्कूल की जाती है। उनके क्लासेस वगैरह क्या क्या करवाना है वो फिक्स होता है। अब स्कूल के बाद में जब बच्चा घर आता है, जैसे मान लीजिए स्कूल की छुट्टी से 2:30 के बीच में मोस्टली सभी स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद जब बच्चा घर आता है तो वो 2:30 बजे से शाम के जो टाइम है 6-7 बजे तक का, उसमें उसको क्या क्या करना है कैसे करना है वो रूटीन, और उसके बाद में जो उसका इवनिंग का जो रूटीन है वो सारी चीजें हमें, 3 चीजें हमें डेवलप करनी है। 3 टाइम का रूटीन हमें फिक्स करना है। पहला मॉर्निंग, सेकंड आफ्टर स्कूल, एंड थर्ड आता है उसका इवनिंग का जो रूटीन है वो हमें फिक्स करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग के जो रूटीन है उसकी।
और मॉर्निंग का जो रूटीन है उसमें किरण, ये am I जो audible to you? आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। हेलो, माय ऑडिबल? Now you're audible. I think your voice अगर was आप, breaking at that time. हाँ, ओके, अगर किसी को सुनने में या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एक बार चैट बॉक्स में मेरे को भी इन्फॉर्म कर देना, सो दैट आई विल गेट टू नो। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं मॉर्निंग के रूटीन की, और सबसे ज्यादा पेरेंट्स की हमारे पास में जो कंप्लेन आती है या फिर एक कंसर्न जो आता है, मैं और हिमांशु बहुत फ्रीक्वेंटली पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली डील करते रहते हैं, और उसमें सारे मोस्टली पेरेंट्स का ये कहना होता है कि मैम ये टाइम से उठता ही नहीं है, और स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, बस आ जाती है तब तक तो इसके जूते ही नहीं पहने होते, तब तक तो इसका ये, हमें तो लंच बॉक्स भी इसके पीछे पीछे लेके जाना पड़ता है, कपड़े भी इसको पहनाने पड़ते हैं, जूते भी इसको पहनाने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बच्चे को भी नहीं पता कि मेरे को क्या क्या काम करने हैं। क्लैरिटी की जो बात अभी करी थी कि भाई ये चीजें मेरे को करनी है, एकदम क्लियर एक्सपेक्टेशंस उसको भी नहीं पता। और कहीं ना कहीं हम एज ए पेरेंट भी लैग कर जाते हैं कि अगर वो लेट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, खुद कर देते हैं वो काम। शायद बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे होंगे तो वो भी अगर सुन रहे हैं तो उनको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका काम करना आपकी जिम्मेदारी, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे पेरेंट्स का काम उनकी खुद की जिम्मेदारी है। तो पेरेंट्स क्या क्या गलती कर देते हैं, मान लो मेरा बच्चा है, उसको स्कूल के लिए लेट हो रहा है और उसने लंच बॉक्स या फिर अपना बैग है वो पैक नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी, फटाफट फटाफट उसका बैग पैक करूंगी, उसको बैग पकड़ाऊंगी, उसके जूते सामने लाके रखूंगी, और बस वेट कर रही होगी या फिर बस आने वाली होगी और मैं उसको छोड़ के आऊंगी। अब ऐसे में बच्चे को आदत पड़ जाती है, वो फिर हमेशा ही लापरवाही करता है, वो फिर हमेशा उसको ऐसे कहीं ना कहीं बैकअप रहता है दिमाग में कि हाँ मम्मी करवा देगी, पापा करवा देंगे, तो वो जिम्मेदारी नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो इसीलिए रूटीन फिक्स होना जरूरी है सबसे। और जरूरी भी है कि हम अपना दिन की शुरुआत जितने अच्छे से करेंगे पूरा दिन भी उतना ही अच्छे से बीतेगा। ये सबके लिए, ये पेरेंट्स के लिए भी है, उन्हें भी अपना रूटीन फिक्स करना चाहिए। तो सबसे पहला होता है कि हम फिक्स करें कि कितनी बजे उठना है। वेकअप जो टाइम है आप एकदम फिक्स कर लें, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो टाइम, कई बार होता है स्कूल के जो टाइमिंग्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, सर्दियों में अलग टाइम होता है, गर्मियों में अलग टाइम होता है, अलग अलग टाइम्स होते हैं। लेकिन फिर भी आप एक टाइम फिक्स रखें कि इतने बजे बच्चे को उठना है तो उठना है। हाँ, अगर तबीयत वगैरह खराब होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लीनियंट हो सकते हैं, बट वहां पे ये जो टाइम है, वेकअप टाइम है, वो फिक्स होना चाहिए। सेकंड आता है ब्रेकफास्ट। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आते, और उसकी वजह से उन्हें बहुत बार मैंने इन्फर्मरी में भी बैठा देखा है, उनका पूरा दिन लेथार्जिक होता है। लंच कर लेंगे वो, लेकिन फिर भी उनमें एनर्जी नहीं रहती। रीजन बीइंग कि उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को देखने को मिलती है। और इसीलिए ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दिन का। देन आपको स्कूल के लिए प्रिपेयर होना, आपके बच्चे का जैसे उसके जो डेली रूटीन के टास्क है, नहाना धोना, यूनिफॉर्म पहनना, उसका बैग प्रिपेयर करना, लंच बॉक्स, और जितनी भी वाटर बॉटल है, ये सारे जो एसेंशियल काम है जो उसके स्कूल के लिए उसे रेडी करवाने वाले, वो फिक्स होने चाहिए कि सबसे पहले आपको इतने बजे उठना है, उसके बाद इतने ड्यूरेशन में ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद इतने ड्यूरेशन में आपको नहा धो के रेडी होना है। देन सुबह आप बच्चे के नहाने के बाद में कुछ मिनिमम 15 मिनट आप ट्राई करें कि आप उसको योगा या मेडिटेशन के अंदर इन्वॉल्व करें। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा रूटीन बनाते हैं। आप उसकी जो रेडी होने से पहले का भी कर सकते हैं, मेडिटेशन रेडी होने के बाद में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उल्टा हम फ्रेश होते हैं तो और अच्छे से कर पाते हैं। तो मेडिटेशन और योगा वाला आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट की कर सकते हैं। देन आप छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए जब ये शेड्यूल बनाते हैं
तो उसके लिए आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं, आप कुछ छोटी छोटी फोटोज सामने उसमें शेड्यूल में लिख सकते हैं कि अच्छा ये जैसे अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि एक बच्चा बेड पे बैठा हुआ है, इस तरीके के कुछ स्टिकर जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि हाँ अच्छा ये काम मुझे करना है, ये मैंने कर लिया। ब्रेकफास्ट है तो कुछ खाने पीने की जो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड चीजें होती है उनकी फोटो आप यूज कर सकते हैं, स्टिकर आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मॉर्निंग वाला जो रूटीन है उसमें ज्यादा चीजें भी नहीं है, बहुत लिमिटेड चीजें, लेकिन फिर भी बहुत हसल होता है, बहुत ज्यादा ऐसे हेक्टिक हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि यार सुबह सुबह तो हमें टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज के लिए। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, अब क्या करना है, क्या छूट गया। जब फिक्स्ड होगा तो शायद आप मिस आउट भी नहीं करोगे चीजों के ऊपर, आपको कभी ये नहीं होगा कि अच्छा लंच बॉक्स भूल गया बच्चा। ये बहुत देखने को मिलता है कि बच्चे लंच भूल जाते हैं, वाटर बॉटल भूल जाते हैं, फिर घर से कोई देने के लिए आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई फिक्स रूटीन नहीं है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, तो हम बहुत स्किप कर जाते हैं चीजें उस हसल की वजह से। तो जब फिक्स होता है तो अपने आप वो चेकलिस्ट टाइप बन जाता है कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसलिए मॉर्निंग रूटीन है वो, जब अगर बच्चे का फिक्स होगा तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा उन्हें डील करना। आई होप कि मॉर्निंग वाला जो है वो आप सभी को क्लियर होगा, आप समझ पा रहे होंगे उसकी इम्पोर्टेंस भी और उसको कैसे स्टेब्लिश करना है। इफ यस तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। चैट बॉक्स में आप या फिर जो इमोजी वाला सेक्शन है वहां पे जाके आइकन का यूज करके भी आप बता सकते हैं। ओके, सो ये हमने मॉर्निंग की बात करी थी। अब हम बात करते हैं आफ्टर स्कूल वाला, कि स्कूल से जब बच्चा वापस आता है तब हम उसका रूटीन और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जो हमें इंक्लूड करनी है। सबसे पहला होता है कि डेफिनेटली जब बच्चा स्कूल से आता है थका हुआ होता है तो मोस्टली हम उसको थोड़ा लंच या कुछ खा स्नैक्स या कुछ खाने के लिए देते हैं ताकि वो वापस से अपनी एनर्जी को गेन कर सके। और उस टाइम पे आप उसको 10 से 15 मिनट का एक रेस्ट टाइम दे सकते हो कि जब तक वो चेंज करता है, और चेंज करने के बाद 10 मिनट वो रेस्ट कर सकता है। उसके बाद में आपको सबसे पहला तो उसको होमवर्क का जो शेड्यूल है वो बनाना है कि इतने ड्यूरेशन में, इतने बजे से इतने बजे के बीच में आपको होमवर्क करना है। दूसरा, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो इंक्लूड करनी है। तीसरा, आपको बीच बीच में, इन दोनों चीजों के बीच बीच में ब्रेक्स हैं वो डालने। जैसे होमवर्क है, होमवर्क ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट में नहीं होता, बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है, और इसीलिए आप उन चीजों को शेड्यूल करके, और कि भाई 2 सब्जेक्ट में होमवर्क करने के बाद में आप 10 मिनट का रेस्ट कर लेना, 15 मिनट का रेस्ट कर लेना, और फिर अगले 2 सब्जेक्ट का होमवर्क करना। इस तरीके से ब्रेक आपको डालने हैं। और साथ में आपको एक मिनिमम एक फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी है, जैसे साइकिलिंग हो गया, मे बी थोड़ा प्ले टाइम हो गया, और किसी बच्चे को अगर स्केचिंग वगैरह आती है तो वो स्केचिंग कर सकता है, कोई बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है वो म्यूजिक के लिए जा सकता है, फिर कोई डांस करता है तो डांस क्लास ज्वाइन कर सकता है, फिर घर पे भी डांस की एक्टिविटी कर सकता है। दूसरा, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन की जो टेक्निक है वो भी आपको इंक्लूड करनी है। जैसे आप बच्चे के साथ में खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं कि अच्छा बहुत देर से वो पढ़ रहा है, बहुत देर से वो कुछ कर रहा है, तो आप उसको साथ में लेके कि चलो बच्चा 2 मिनट अपन थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो 2 मिनट जब वो वॉक करेगा, साथ साथ में आपको उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो, उसको गाइडेड ऐसे रिलैक्स करवा सकते हो कि तू फोकस कर अपने हाथों पे पैरों पे कि हाँ कैसे कोई सेंसेशन है, तो उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, पहला होमवर्क का शेड्यूल और एक कोई मिनिमम एक फिजिकल एक्टिविटी, इन दोनों के बीच में, और होमवर्क और लर्निंग वाला जो भी काम है उसके बीच में ब्रेक होने चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं एज ए पेरेंट कि बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा होमवर्क खत्म कर लो, और ऐसी सिचुएशन वो कर तो लेता है लेकिन उस होमवर्क का कोई मतलब नहीं है। जो पर्पस है ना होमवर्क देने का कि हाँ वो उसको कुछ ना कुछ लर्न हो, या फिर वो उसको समझ पाए, दोबारा रिपीट हो, रिवीजन हो। अब वो सिर्फ उसको एक टास्क लेगा कि फटाफट फटाफट से मैं कंप्लीट कर, तो उसका ध्यान भी नहीं होगा, कंसंट्रेशन भी नहीं होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। वो बस जल्दी 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 उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ब्रेक होता है तो हमारा अटेंशन
स्पेन है वो बढ़ जाता है कि हाँ हम दोबारा से वापस अटेंशन दे पाते हैं चीजों के ऊपर। तो ये ध्यान रखना है, होमवर्क, ब्रेक्स, एक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन। आई होप कि दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव टू डेवलप डाइनिंग रूटीन, कि हमारा जो रात के खाने से लेके सोने तक का जो रूटीन है वो हमें डेवलप करना है बच्चे का। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें फिक्स करनी है। पहला, डिनर टाइम। और यहाँ पे जनरली मेरा एक क्वेश्चन है वैसे आप सभी से, कि क्या आपके बच्चे का और आपका डिनर टाइम अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट रिलेटिवली फिक्स होता है या फिर रेंडम होता है? आई वुड लाइक टू नो कि आपका जो डिनर टाइम है वो रिलेटिवली फिक्स होता है या फिर आप रेंडमली किसी भी टाइम डिनर करते हैं। ओके, दो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स आया फिक्स। ओके, तो मोस्टली अभी तक तो सभी का रिस्पॉन्स फिक्स ही है। हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स का रिस्पॉन्स ऐसा भी हो या फिर वो सोच पा रहे हो उस चीज को कि उनका जो डिनर टाइम है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट होने का मतलब है कि कभी 7 बजे खाना खा लिया, कभी जल्दी बना लिया उससे भी, या फिर कभी 8-9 बज गए, कुछ काम करने लगे, टीवी देखने लग गए, या फिर बाहर चले गए थे सामान लेने, वापस आ रहे हैं, तो इस तरीके से 9-10 बज जाते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो डिनर टाइम है वो रिलेटिवली फिक्स होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट ऐसा भी नहीं है कि 7 बजे है तो एकदम पूरा 7 पे जाएगा तभी खाना खाना है, बट थोड़ा आगे पीछे चल सकता है, बट इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक दिन 7 बजे खा रहे हैं एक दिन 10 बजे खा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। तो रिलेटिवली फिक्स हो कि चलो 7 से 7:30 हो गए या फिर पौने 7 हो गए। इस तरीके से थोड़ा फ्लक्चुएशन तो चलता है बट बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चों के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो डेवलपिंग स्टेज में है और उनकी बॉडी है वो अडप्ट कर रही है, बहुत सारी चीजें लर्न कर रही है, बहुत सारी चीजें उनका माइंड भी लर्न कर रहा है, बहुत सारी चीजें। तो जिस तरीके से हम उनको शेप करेंगे वो वैसे ही बनेंगे। अगर हम फ्लक्चुएशन दिखाएंगे उनकी एक्टिविटीज में तो वो उनको बहुत लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करने वाली है। तो सबसे पहला डिनर टाइम। दूसरा, बेड टाइम, कि आपको बेड टाइम का जो रूटीन है वो होना चाहिए। जनरली बहुत सारे पेरेंट्स या फिर बहुत सारी फैमिलीज में कोई रूटीन नहीं होता, बस ये टाइम होता है कि अच्छा आप सोने का टाइम हो गया सो जाओ, बट कोई ऐसा फिक्स उसकी प्रिपरेशन नहीं होती कि आपको अपनी जो ब्रशिंग है वो करनी है, रीडिंग करनी है, या फिर नहाना है। छोटे बच्चों के लिए और उनके लिए ये फिक्स होना चाहिए कि उनको दिन में 2 बार नहाना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी वो इवनिंग में करेंगे तो डेफिनेटली स्वेटिंग होती है, बहुत सारे एलर्जेंस भी हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, और बहुत सारी जो डस्ट है वो भी बच्चे के शरीर पे लग जाती है इधर उधर घूमने से, पूरे दिन की एक्टिविटीज में, क्योंकि बच्चा बहुत एक्टिविटीज करता है, इधर उधर घूमता रहता है, वो टिक के एक जगह नहीं बैठता, और उसको भी थोड़ा मुश्किल होता है चीजों को क्लीन रखना। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये रूटीन फिक्स होना चाहिए कि बच्चे को सोने से पहले एक क्विक बाथ लेनी है और अपने जो टीथ है उनको साफ करना है। और रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों से आपको आदत डालनी चाहिए। जो हमने सुना है ना कि जब हम छोटे थे तो दादी नानी कहानी सुनाती थी, उसके पीछे एक लॉजिक था। हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके जमाने में जो चीजें होती वो लॉजिकल थी बहुत सारी, कि वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे थे वो साइंटिफिकली उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन उसके पीछे वो स्टेब्लिश की गई थी बहुत पहले टाइम से, उसके पीछे लॉजिक होता था। तो सोने से पहले रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको इंक्रीज करता है और उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए आप छोटी छोटी स्टोरीज की कोई बुक ला सकते हैं इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कि रीडिंग में आपको कोई सिलेबस की बुक्स उसको पढ़ानी, नहीं बिल्कुल नहीं। आप अपने रूम में कुछ ऐसी छोटी छोटी बुक्स या स्टोरी बुक्स हैं वो रख सकते हैं। छोटी स्टोरीज हो या फिर बड़ी भी हो सकती है, जिसमें एक दिन 2 पेज या 3 पेज पढ़ लिए, अगले दिन आगे के पेजेस पढ़ लिए। तो इस तरीके से आप उसकी जो रीडिंग वाला पार्ट है वो वहां पे इंक्लूड करें। दूसरा, फिर आपका आता है कि सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, कि हाँ इस टाइम के अराउंड हम सो जाएंगे, 9 से 10 बजे या फिर 10 से 11 बजे के बीच का जो भी आपका टाइम है वो स्लॉट आपका फिक्स होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर नहीं तो स्लॉट फिक्स होना चाहिए कि 9 से 10 बजे के बीच में हमारा स्लीप का टाइम है, और इसके बीच में हम एनी हाउ वी विल गो टू बेड।
ऐसा फिक्स होना चाहिए घर में। और दूसरा कि सोने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जनरली आजकल क्या हो गया कि पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, फोन यूज करते करते सोते हैं, कि हाँ जस्ट सोने से 2 मिनट 3 मिनट पहले तक भी फोन यूज कर रहे हैं, और बच्चों को भी आदत पड़ गई कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं। और जनरली डिवाइसेस ही यूज करते हैं, कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, ये यूज कर रहे होते हैं आजकल बच्चे। तो ये मेक श्योर करें कि सोने के आधे घंटे पहले तक आप अपना फोन है वो शट डाउन कर दें। शट डाउन एज इन कि बंद करके रख दें उसको, और कुछ काम और रिलैक्स होने की कोशिश करें, उसके बाद आप सोने जाए। तो वो एक पूरा प्रॉपर उस जो बॉडी का जो बिहेवियर है, नेचुरल बॉडी ऐसे ही एक्ट करती है कि वो सोने के लिए एकदम से नहीं सोती है, उसको रिलैक्स होने की जरूरत होती है, और उसके बाद वो जो गहरी नींद है उसमें जाती है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जस्ट सोने से पहले फोन यूज करते हुए ना रहें। पेरेंट्स से मेरी बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको आप अपनी हैबिट में भी चेंज करें, क्योंकि ये आपको भी बहुत अफेक्ट करता है। तो दीज वर द एक्टिविटीज जो हमें डेवलप करनी है, जो अपना सोने का टाइम है, जो इवनिंग वाला टाइम है, उसके लिए। तो अभी किरण मैम ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रूटीन को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, और तीनों को ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तीनों में ही उन्होंने इम्पोर्टेंस भी बताई कि भाई सुबह सही तरीके से स्टार्ट होनी क्यों जरूरी है, रात को सही तरीके से सोना क्यों जरूरी है ना। अगर रात को सही तरीके से सोएंगे नहीं, अलग अलग टाइम पे सोएंगे, तो बच्चा सुबह एकदम ऐसे नींदों में उठेगा, पूरा दिन उसका नींदों में जाएगा कि मैम आज तो मुझे पूरे दिन बहुत नींद आ रही है। तो इसीलिए क्योंकि उसका सोने का टाइम फिक्स नहीं होगा। तो हम जिस तरीके से सोते हैं, जिस तरीके से उठते हैं, वो हमारे डेली रूटीन में इफेक्ट डालता ही डालता है। अब हमें क्या करना है, जब हम रूटीन बना रहे हैं तो हमें ये चीज तो ध्यान में रखनी है कि वो बच्चे के लिए रूटीन है, तो हमें बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना ही चाहिए। सो पहली चीज कि हमें क्या करना है रूटीन बनाते टाइम, टॉक अबाउट व्हाट नीड्स टू बी इंक्लूडेड। दैट मीन्स कि हमें बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों की ही एक्सपेक्टेशन एक दूसरे को क्लियर होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को ये क्लियर नहीं करोगे कि बेटा आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट यू डूइंग योर होमवर्क, बहुत पर्टिकुलर हूँ आपके होमवर्क को लेके, तो अगर हम ये मैसेज बच्चे के दिमाग में डिलीवर नहीं करेंगे तो बच्चा उसको प्रोसेस भी नहीं करेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, यूजुअली क्या होता है कि अ, हम ये बोलते हैं पेरेंट्स को कि अगर हम बच्चे की डायरी में होमवर्क डाल रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, तो जस्ट मेक श्योर कि बच्चे ने वो कंप्लीट किया है, उस सब्जेक्ट का होमवर्क उसने कंप्लीट किया है। अब बहुत ही छोटे टाइम से अगर हम बच्चे के ये दिमाग में डाल देते हैं कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स मेरी डायरी चेक करते हैं, और उन्हें पता होता है मैं होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसमें अगर रेड पेन से नोट आया है तो हम पूछ सकते हैं बच्चे से कि ये क्या नोट है। तो बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे को जो भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, उसको आंसर करना पड़ेगा कि भाई मैंने अगर होमवर्क नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अगेन ये एक बच्चे के दिमाग में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है। तो हम बहुत ही छोटे टाइम से बच्चे को सिखा सकते हैं कि अगर बच्चे को हमने हमारी एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दी कि क्या हमें चाहिए, और हमने बच्चे की भी समझ ली और उसके अकॉर्डिंग हमने रूटीन सेट कर दिया, तो बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन क्रिएट अ रूटीन टुगेदर। हमें मान लो मैंने एक दिन आती हूँ मैं, और मैंने बहुत लंबा चौड़ा रूटीन बना दिया और मैंने बोल दिया बच्चे को अब तुझे ये फॉलो करना है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू फॉलो। उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो मुझे क्या करना है कि मैं अगर रूटीन बना रही हूँ तो मुझे बच्चे की हेल्प करनी है उस रूटीन में एडजस्ट होने में। देखो अगर बच्चा नई स्कूल में भी जाता है, तो हमें कम से कम हम 15 दिन लेते हैं कि किसी भी नए माहौल में मिनिमम 15 दिन तो लगने वाले हैं एडजस्ट होने में, क्योंकि बच्चा छोटा है। और अगर हम एक रूटीन दे रहे हैं बच्चे को जो उसे फॉलो करना है, तो डेफिनेटली हमें उसे उसमें एडजस्ट करवाना पड़ेगा, और ये बच्चे से अकेले नहीं होने वाला है।
तो फॉर एग्जाम्पल जैसे डिनर टाइम सेट करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद बच्चे के साथ में खाना खा सकते हैं, टाइम से डिनर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर बच्चे का होमवर्क करने का टाइम हो गया तो वी कैन मेक श्योर कि उस टाइम पे हम खुद बच्चे के सामने फोन काम में ना ले, या फिर हम खुद उस टाइम टीवी ना देखें, क्योंकि बच्चे को तो फोमो फील होगा ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मम्मा या फिर डैडी तो टीवी देख रहे हैं और मेरे को होमवर्क करना पड़ रहा है, तो उसका आधा मन तो वही नहीं लगेगा। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हम काम में ले सकते हैं। अब जैसे कि मॉर्निंग में फॉर एग्जाम्पल आप मेडिटेशन डाल रहे हो, तो आप खुद बच्चे के साथ में 15 मिनट मेडिटेट करने बैठ जाओ। तो इस हिसाब से जब बच्चा आपको देखता है मेडिटेशन करते हुए, तो वो मना भी नहीं करेगा। दूसरी चीज ये उसको हेल्प करेगा कि वो जल्दी से उसमें फिट इन हो जाए, क्योंकि बच्चे को फिट होना पड़ेगा उस रूटीन में, अगर हमें वो फॉलो करवाना है तो। थर्ड इज सेट गोल्स एंड रिवॉर्ड्स। अब छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली रूटीन हम बड़े ही फॉलो नहीं कर पाते, तो इट माइट बी पॉसिबल कि छोटे बच्चे को रूटीन फॉलो करने में दिक्कत आए, और टीनेजर्स को स्पेशली आई सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे को तो फिर भी हम प्यार से जिस तरीके से अपनी बात मनवा लेते हैं मैम, लेकिन अब ये टीनेजर्स जो है ना, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, वो तो हमारी बातें ही नहीं सुनते हैं। ये एक पेरेंट का कंसर्न रहता है। तो हमें क्या करना है, एज अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स उसमें डालने हैं। कैसे? जैसे कि मुझे एक टेक्निक याद है। तो मेरी आंट क्या करती थी, उनके दोनों बच्चे ट्विंस हैं उनके पास, तो वो क्या करती थी, जैसे ही बच्चा उठता था ना तो वो, जैसे ही बच्चा स्कूल जाता था, तो डेली उनके लिए इतने छोटे छोटे उन्होंने डिब्बियां रख रखी थी, कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस रख रखे थे, और उसमें वो डेली कुछ ना कुछ सरप्राइज डालती है, और बच्चे को पता होता है कि ये आज उसका सरप्राइज बॉक्स है और वो स्कूल जाके इसे खोलने वाला है। तो वो कभी उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती थी, कभी उसमें एक फ्लावर डाल देती थी, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता था कि अरे वाह, मम्मी ने आज मुझे ड्राई फ्रूट्स दिए है, या फिर मम्मी ने आज मुझे फ्लावर दिए है। तो बहुत ही एक स्मॉल टेक्निक थी, जो ऐसे रहता था कि हाँ, अगर मैं स्कूल जाऊंगा ना तो मुझे वो सरप्राइज बॉक्स देगी मम्मी, और अगर मुझे सरप्राइज बॉक्स मिलेगा तो उसमें से मुझे कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी। तो वो इस हिसाब से वो बच्चा खुद ही जल्दी उठ जाता था, दोनों ही जल्दी उठ जाते थे। एंड दे यूज्ड टू से कि मम्मा आज सरप्राइज बॉक्स में क्या होगा, तो वो खुद एक्साइटेड होके स्कूल जाते थे। तो आप ऐसी कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ ऐसे एज अप्रोप्रिएट चीजें ले सकते हैं, ताकि बच्चे को, हमने जो गोल सेट किया है, एक तो हमें गोल सेट भी करना पड़ेगा, दूसरा अगर हमने जो गोल सेट किया है तो उसको अकम्प्लिश करने में, उस गोल को फुलफिल करने में, अचीव करने में बच्चे की ये रिवॉर्ड जरूर हेल्प करेगा। नाउ आफ्टर दीज 3 पॉइंट्स, हम ये देखते हैं कि हमें कुछ एज अप्रोप्रिएट, जैसे मैंने रिवॉर्ड की बात करी, तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो बेसिकली 3 हम स्टेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये कैसे 3 अलग अलग स्टेजेस हमने क्यों लिए हैं, कि देखिए इन 3 स्टेजेस में बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। डेवलपमेंट में सिर्फ मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अलग होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अलग होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट भी अलग होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अलग होगा। तो चारों तरफ से जैसे उसका जो डेवलपमेंट है वो अलग होने वाला है। तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जो टेक्निक्स या टूल्स काम में ले रही हूँ वो एज अप्रोप्रिएट तो है ही है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम मोबाइल का, और ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमने बहुत बार डिलीवर भी किया है। अगर हम देखते हैं कि 3 साल का बच्चा है, तो उसे मैम कितनी देर मोबाइल देना चाहिए? उसे मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उसके काम का ही नहीं है। और अगर हम देखें कि 13 साल का बच्चा है, तो उसे कितनी देर मोबाइल देना चाहिए? तो उसे मैक्सिमम हाफ एन आवर हमें मोबाइल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा अपना स्कूल का वर्क करेगा, या टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होगा, एआई टूल्स आ चुके हैं उनसे कनेक्टेड होगा, बच्चे की खुद का एक सोशल एनवायरनमेंट बन जाता है। ऑब्वियसली हमें उसमें मॉनिटर करना चाहिए, एज ए पेरेंट हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चा क्या काम में ले रहा है, लेकिन हमें बच्चे को आधे घंटे हम फोन उसमें अलाउ कर सकते हैं अगर बच्चे को चाहिए तो। लेकिन आधे घंटे अगर 3 साल के बच्चे को फोन दे रहे हैं, तो ये गलत है। तो इसी तरीके से हम अब देखने वाले हैं कि एज अप्रोप्रिएट चीजें क्या होने वाली। जैसे कि पहला, अगर यंग चिल्ड्रन है, बहुत छोटा बच्चा है, तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसका रूटीन बहुत सिंपल रख सकते हैं। दूसरा, हम उसको तो बहुत आसान होगा रूटीन में ढालना। क्यों? क्योंकि वो अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है,
और उसकी ग्रोइंग स्टेज बहुत इनिशियल है, तो जिस तरीके से हम उसको ढालेंगे वो ढल जाएगा। दूसरा, हमें विजुअल रूटीन्स रखने हैं। दैट मीन्स मैं कोई चार्ट बना रही हूँ, उसमें अगर मैं लिखूंगी, बच्चा उसको इंटरेस्टिंग नहीं फाइंड करने वाला, उसको इंटरेस्ट नहीं आने वाला। तो जैसे किरण मैम ने बताया था, हम कोई स्टिकर काम में ले लेते हैं। अगर आप क्रिएटिव है और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आप खुद बच्चे के साथ में ड्रॉ करके उसको कलर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, मुझे अपना रूटीन चार्ट देखना है, मुझे फॉलो करना है, उसमें है क्या। सेकंड, स्कूल एजेड चिल्ड्रन। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, छोटे बच्चे के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को हमने ऑब्वियसली स्टिकर्स एंड ड्राइंग्स काम में ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर आप 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल में रहने वाले हो, तो हमने मेंशन कर दिया 7 to 2 PM स्कूल टाइम। तो हमने उठने का टाइम भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अब सोने का टाइम भी मेंशन कर देंगे, प्ले टाइम भी हम मेंशन कर देंगे। तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक हो जाना पड़ेगा स्कूल एजेड चिल्ड्रन के लिए। अगेन, इसको जितना आप इंटरेस्टिंग और जितना अप्रोचेबल बनाओगे बच्चों के लिए, उसको उतना फैसिनेटिंग लगेगा और उसको लगेगा कि हाँ, मुझे ये फॉलो करना है। थर्ड, टीनेजर्स। अब टीनेज एक ऐसी एज है कि जहाँ पे बच्चा खुद की मर्जी भी चलाने लगता है, क्योंकि बच्चे को ये फील होता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और जो पेरेंट्स के बनाए हुए रूल्स है वो उसको इतना इजीली फॉलो करना नहीं चाहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब हम रूटीन सेट करेंगे, तो हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे को देनी चाहिए। जितना स्ट्रिक्टली बच्चे को बोलेंगे कि नहीं, इस टाइम पे तो तुम्हें यही काम करना है, उतना बच्चा जिद्दी बनेगा और उसको अपोज करेगा। ऑल्दो हम कर तो रहे हैं कि बच्चे को अच्छे तरीके से हम समझाएं ये चीज, बट वो हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे का खुद का मन करेगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे तो छोटे बच्चे की तरह रखते नहीं। हमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। मैं बहुत जल्दी एक क्विक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, ये बच्चे का होमवर्क करने का टाइम है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे का फेवरेट टीवी शो आ रहा है, और बच्चा कह रहा है कि मम्मा, ये जो आधे घंटे का टाइम है, ये मेरा टीवी शो का आता है, ये दूसरे टाइम पे रिपीट नहीं होता है, तो आई वॉन्ट टू सी इट। अब यहाँ पे हम दो ऑप्शन कर सकते हैं, या तो हम उस टीवी शो को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि बच्चे को ऑप्शन दे देंगे, हाँ ठीक है, आप बाद में देख लेना। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, एक शर्त रख सकते हैं, बेटा अगर आपको अपना ये काम करना है ना, तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टीवी शो के खत्म होने के बाद में यू हैव टू डेडिकेट ½ an hour टू योर स्टडीज, बिकॉज आप उसमें से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी स्टडी आवर्स में। तो यहाँ पे हमने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम एज अप्रोप्रिएट टेक्निक्स काम में लें। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने बात करी पूरी की ये बच्चे के अकॉर्डिंग सारे हमने रूटीन बना लिए, बच्चे को भी इन्वॉल्व कर लिया, रूटीन सारे शेड्यूल हैं वो फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली हमारे सामने चैलेंज आने वाला है, और ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा खुद के भी। हम जब भी कोई चीज ऐसे सोचते हैं कि अब से मैं ये काम करूंगा, या फिर अब से मैं डेली ये एक्सरसाइज करूंगा, अब से डेली मेडिटेशन करूंगा, अब से इतने बजे का मेरा 8 बजे तक तो खाना खा ही लेंगे और 10 बजे तक मैं सो जाऊंगा। अगर आप खुद का भी ऐसे रूटीन है वो बनाते हैं, तब भी हमें चैलेंज आता है कि जो सेटबैक्स हैं वो आते हैं, डेफिनेटली सबके साथ में आते हैं। तो उसको हमें कैसे इम्प्रूव करना है या फिर उससे हमें कैसे डील करना है, वो है सबसे पहला। कि अभी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। पहला आ गया कि अगर बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उनके सामने डिक्लेरेटिव होते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको 7 बजे उठना है। वहीं पे आप एक बार सोच के देखिए कि जब आप बच्चे को इन्वॉल्व करते हो और बच्चा ऐसा बोले कि मम्मी मैं ना अब हमेशा से 7 बजे उठूंगा, क्या इतना सिंपल सा चेंज भी इम्पोर्टेंट है क्या? अगर आप उसको बोलोगे तो उसके दिमाग में ये थॉट जाएगा कि मुझे कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है बाहर से। तो किसी को भी बाहर से कंट्रोल किया जाना पसंद नहीं होता, चाहे वो बच्चा हो चाहे हम हो। अगर आपको मैं कहूँ या फिर मुझे कोई कहे, किरण तुझे ये काम करना है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि
मेरे पे कोई जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है या फिर मुझे जबरदस्ती इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मुझे बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। इंस्टेड अगर हम डिस्कस करके करें और आप मेरे से ही इस तरीके से उस चीज को बुलवाओ कि आज से कल से मैं ये काम करूंगी, तो आप सोचिए वो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और फिर मुझे किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किरण ये काम करना है। मैं खुद ही ऐसे सोचूंगी कि यार ये तो मैंने खुद डिसाइड किया है, तो ये तो मुझे करना ही चाहिए। इन्वॉल्वमेंट इतना बड़ा इफेक्ट डालता है। अगर बच्चे को खुद ने खुद को इन्वॉल्व किया है तो उसे लगेगा कि यार ये तो मैंने ही डिसाइड किया है, तो मुझे तो करना ही चाहिए, मुझे किसी ने बोला थोड़ी है, तो मेरा खुद का डिसीजन है। दूसरा, उसके बेनिफिट्स अगर उसको क्लियर होंगे, एक स्ट्रेटेजी होती है विजुअलाइज करने की कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो हम उनको नहीं बोलते हैं कि अगर आप मेरिट में आओगे, अगर आपके इतने स्कोर बनेंगे, तो आप सोच के देखो आपको कैसा लगेगा, आपको हर कोई अप्रिशिएट करेगा, आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं इसकी वजह से। तो वो उनके दिमाग में वो इमेज बन जाती है कि हाँ अगर मैं ये काम करूंगा, अगर प्रॉपर पढ़ाई करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट होगा। उनके दिमाग में वो विजुअलाइज हो जाता है, बस वही करवाना है कि अगर आप रूटीन फिक्स करते हो ये काम करोगे तो उसके बेनिफिट आपको ये मिलेंगे, ताकि गोल क्लियर हो। देन बहुत धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि हम एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाएं और एकदम से ऐसे कि बस आज से सारी चीजें फॉलो हो जाए। आप धीरे धीरे इनकलकेट करो, धीरे धीरे चीजों को चेंज करने की कोशिश करो। दूसरा जो अभी डिस्कस किया हिमांशु मैम ने कि रीइंफोर्समेंट, आप रिवॉर्ड सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करो। छोटे छोटे चीजें, बहुत अच्छे एग्जांपल से उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो आई होप कि वो आपको क्लियर होगा कि रीइंफोर्समेंट कैसे देना है, रिवॉर्ड कैसे यूज करना है एज के अकॉर्डिंग। देन कंसिस्टेंसी, अगर एक दिन भी आपने लीनियंसी रखी कि हाँ चलो आज आप नहीं उठे, 7 बजे उठ गए और कोई बात नहीं कल उठ जाना, उससे बच्चे के दिमाग में ये मैसेज जाता है कि अच्छा ऐसा कर सकता हूँ मैं, इसका मतलब ये तो चल जाएगा। फिर वो कैजुअली ले लेगा उन चीजों को, फिर उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। उसे लगेगा कि कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं शायद, इसीलिए मेरे को कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है। तो अगर आपने एक बार रूल बना लिया तो वो रूल फिक्स होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना लोहे की लकीर होना, कि हाँ अगर कोई रूल बन जाता है, कोई अगर आप रूटीन बनाते हो तो फिर वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि वो फिर रेगुलर होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको फिक्स करने पड़ेंगे कि अगर आपने नहीं किया तो जैसे मान लो आपको फोन देखने को मिल रहा था, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, आधे घंटा मिल रहा था अब आपको नहीं मिलेगा उस दिन। या फिर आपको टीवी देखना या फिर खेलने जाने को मिल रहा था, तो वो आप यूज कर दो। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको डांटो या फिर उसकी पिटाई करो, आप कुछ ना कुछ उसका जो पर्क्स है, कुछ बेनिफिट है वो रिड्यूस कर दो, जो बच्चे को अच्छा लगता है। उससे लगेगा कि हाँ यार मेरा नुकसान हो जाएगा। और वरना डांटोगे तो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है 2 मिनट डांट के रह जाएंगे, ठीक है 4 बात बोल देंगे, बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, उन्हें फिर फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो ये मेक श्योर करो कि आप डांटो या फिर ऐसा नहीं करो। डांटना या पिटाई करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आप उसके कुछ कुछ पर्क्स कम कर दो, इससे उसके मन में आएगा कि हाँ मेरा ही नुकसान है। तीसरा, लास्टली जो हम बात करते हैं मॉडल द बिहेवियर, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई काम करे तो पहले आपको करना पड़ेगा, हम ऐसे खुद नहीं कर सकते। और दूसरा, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है कि आई वॉज टेकिंग काउंसलिंग ऑफ अ चाइल्ड और उसके पेरेंट्स से मेरी बात हो रही थी, तो बच्चे ने पेरेंट्स के सामने कंप्लेन किया कि मम्मी खुद तो फोन चलाती है, फेसबुक चलाती है, मुझे मना करती है। तो उसने बच्चे ने बहुत ब्लंटली बोला, उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे थे कि ये फोन चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, और उसने ब्लंटली मेरे सामने ही ऐसे बोला कि मम्मी खुद तो फेसबुक चलाती है और मुझे बोल रही है कि मैं नहीं चलाऊं। तो अब यहाँ क्या था कि एक तो बच्चे ने खुद देखा है तो उसके दिमाग में उसने बना लिया कि हाँ जब भी कोई बात आएगी मैं बोल दूंगा ऐसा। यहाँ पे दो चीजें, एक तो आप उस बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि मम्मी है वो फोन चला रही है, ठीक है, क्या उसकी वजह से आपका नुकसान हुआ, क्या जो मम्मी के बेसिक काम है क्या वो इनकम्प्लीट रह गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी के फोन चलाने से आपको खाना नहीं मिला, उस दिन मम्मी ने खाना नहीं बनाया, या फिर जो भी उनका काम होता है, जॉब पे जाती है जॉब पे नहीं गई, या फिर आपका ध्यान रखना होता है, या फिर कपड़े धोने होते हैं, या फिर घर क्लीन करना होता है, जो भी टास्क होते हैं जो भी आप करते हो, क्या वो नहीं हुआ है और फोन चलाने की वजह से,
अगर हो रहा है तो फिर आप भी कंफर्म करो कि हाँ आपके जो टास्क दिए हुए हैं, आपका जो शेड्यूल है वो पूरा हो रहा है, तो आप चला लो, क्या दिक्कत है। अगर बच्चा है वो स्कूल गोइंग है या फिर टीनेजर है, तो आप उस पे वहां पे ये डिस्कशन कर सकते हो। अब जब मैंने बच्चे से ये बात पूछी कि क्या तेरे को ऐसा होता है क्या कि मम्मी खाना नहीं दे रही है तेरे को टाइम से, अगर वो फोन चला रही है, फेसबुक चला रही है, या फिर वो तुझे तेरे सामान नहीं मिले, या फिर घर साफ नहीं मिला, या फिर कुछ ऐसा काम जो मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुआ नहीं, तो बोला नहीं मैम ऐसा तो नहीं होता। तो फिर वहां पे उसको समझ में आया कि हाँ शायद मैं अगर मेरे काम पूरे करूंगा तो मेरे साथ में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये समझाना बहुत जरूरी है। और दूसरा, खुद को भी ध्यान रखना है कि हम जैसे हम चाहते हैं कि बच्चा सोने से पहले रिलैक्स करे, फोन नहीं चलाए, तो हमें खुद को भी नहीं चलाना, क्योंकि वो न सिर्फ बच्चे के लिए, हमारे लिए भी नुकसानदायक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को इफेक्ट करेगा वो स्क्रीन टाइम, हमें भी, बड़ों को भी affect करेगा। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि आगे कुछ चीजें हैं, विजुअल शेड्यूल्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर दी है, सारे पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। ये छोटे बच्चे हैं उनको विजुअलाइज होना बहुत जरूरी है, कि आपने शेड्यूल का नाम लिखना या टाइम लिखने के बजाय आपने कुछ स्टिकर्स या कुछ, जो हिमांशु मैम ने बोला कि आप खुद उनके साथ बैठ के और उसको स्केचिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, कुछ इस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हो उसको। और तीसरा, नेक्स्ट जब हम कोई रूटीन बना रहे हैं तो उसका जो रीजन है, फॉर एग्जाम्पल कि सुबह मॉर्निंग का अगर आप फिक्स कर रहे हो कि 6 बजे उठना है, तो उसका जो इश्यू अंडरलाइन वो एड्रेस होना चाहिए कि बच्चे लेट हो रहा था स्कूल के लिए, तो कितना टाइम जल्दी उठने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। देन अगेन, एक्सपेक्टेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस की जो बात करी कि क्यों किया जा रहा है ये क्लियर होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन की आप क्या चाहते हैं बच्चे से वो क्लियर होना चाहिए, और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनका नुकसान क्या होगा ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप एक दिन तो बोलते हो कि अगर तूने रूटीन फॉलो नहीं किया तो फोन नहीं मिलेगा, और दूसरे दिन आप उसको फोन दे देते हो भले ही उसने रूटीन नहीं फॉलो किया, तो वहां पे फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी वो, कि वो गड़बड़ आपने अपने आप पे कर दी, फिर हम बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते करे इसी दिन, क्योंकि वहां हमें रेगुलर होना पड़ेगा। देन अगर कोई रूटीन बना रहे हैं तो उसमें चॉइसेस आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की मूड अच्छा नहीं होता, तो उस टाइम पे होमवर्क करने का उसका मूड नहीं है और वो कर नहीं पाएगा, अगर वो करेगा भी तो आप चेंज कर सकते हो कि पहले एक्टिविटी कर ले वो, बाद में होमवर्क कर लेगा। इससे बच्चे को भी अच्छा लगेगा और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाएगी। देन थोड़ा पेशेंट हमें रखना है। ये देखा जाता है, मेरे और मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं कि एक वीक उनसे कुछ बात हुई, कुछ इंटरवेंशन प्लान किया, तो वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बस एकदम से कोई चेंज हो जाएगा, एकदम से बच्चा बात मानने लग जाएगा, एकदम से वो सुधर जाएगा या कुछ ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, और कंसिस्टेंसी है वो लगती है, परसिस्टेंसी लगती है कि हम परसिस्टेंट रहें, रेगुलरली करें कोई काम अगर हमने डिसाइड किया। धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस आते हैं, स्टार्टिंग में नोटिस नहीं होते, धीरे धीरे हमें नोटिस होते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Kiran ma'am, I think your screen is frozen, so it's not moving forward. Kiran ma'am, are you there? Okay. Yes, there Okay, might be a problem. no worries. So Hear I'll me? continue. हाँ, सी अभी जो हमने डिस्कस करी कि रूटीन कैसे फॉलो करना है, क्या क्या उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, उन चैलेंजेस से बाहर कैसे आना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन ये 5 एसेंशियल है जो यूरो इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल बोलता है, एंड दिस इज द आइडिया बिहाइंड डायरेक्टर सर, उनकी अप्रोच है। और वो हमेशा इन 5 चीजों पे फोकस करने को बोलते ही बोलते हैं। तो ये 5 ऐसी चीजें हैं जो आप अपने रूटीन में अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज, कि आप योगा या फिर फिजिकल एक्सरसाइज अपने बच्चे के साथ करें। सेकंड, मेडिटेशन। अगेन, ये जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पे लिखी है, अकेले को नहीं करनी है, और ना ही बच्चे को अकेले करने देनी है। आपको और बच्चे को दोनों को मिलके करनी है, कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए।
सेकंड इज मेडिटेशन। सो आप अपने बच्चे के साथ में चाहे दिन में करें चाहे शाम को करें, आप एक पर्टिकुलर मेडिटेशन टाइम फिक्स कर सकते हैं। इवन मैं तो आपको ये कहूंगी कि बड़े गोल से आप स्टार्ट मत कीजिए, छोटे गोल से स्टार्ट कीजिए कि दिन में सिर्फ 15 मिनट आप स्टार्ट कीजिए मेडिटेशन से। एंड आई एम डैम श्योर कि इट वर्क्स वंडर, बिकॉज आई एंड किरण मैम हैव आल्सो स्टार्टेड इट एंड वी कैन सी कि हाँ इट इज मेकिंग चेंजेस इन आवर लाइव्स ऑन डेली बेसिस। ये हमें डेली बेसिस पे ही चेंजेस दिखा रहा है। सो यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन विद योर चाइल्ड। थर्ड इज नेचर वॉक। जरूरी नहीं है कि आप बच्चे के साथ में डेली नेचर वॉक करें, लेकिन नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी तो होनी होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी दिन गार्डनिंग कर सकते हैं, या फिर अपने जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं ना कि सुबह सुबह उठ के हरी धूप पे आप चलोगे तो आपकी आंखें भी अच्छी होंगी, पीसफुल फील होगा। एंड दैट इज ट्रू। सो आप या तो नेचर वॉक कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका घर का गार्डन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आई एम श्योर। फोर्थ इज रीडिंग बुक्स, कि आप बच्चे के साथ में जरूर से आप बुक पढ़ें। ये हो सकता है कि बेड टाइम स्टोरीज हो सकती हैं जो कि हमने ऑलरेडी रूटीन में इंक्लूड करी है। फिफ्थ इज स्पेंडिंग टाइम विद द चाइल्ड, कि आप एक दिन में बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम तो जरूर से स्पेंड करें, बिकॉज एट द एंड वो आपके बच्चे हैं और आप उनके पेरेंट्स हैं। सो वो एक मेमोरी होनी चाहिए ना, कि जैसे कि आए और लाइक आज भी मेरे को याद है व्हेन आई वाज अ किड, तो मेरी दादी मुझे डेली कहानी सुनाया करती थी, तो मुझे वो कहानियां भी अभी भी याद है कि हाँ मुझे क्या कहानी सुनाया करती थी माँ। एंड दैट इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। आज तक अगर मैं याद करती हूँ तो उसको मैं अपनी बहुत ही प्यारी और मीठी यादों में रखती हूँ हमेशा, कि मेरी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी। तो एट द एंड कि दिस इज लाइफ एंड वी मस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद आवर लव्ड वंस। सो दिस वाज अबाउट होल क्रिएटिंग रूटीन, और ये कुछ 5 आदतें हैं या चीजें हैं, हैबिट्स बोल सकते हैं हम इन्हें, जो आप डेवलप कर सकते हो अपने बच्चे के साथ में। सो वी होप कि आज का वेबिनार आपके लिए कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रहा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी क्वेरीज, सो यू कैन आस्क इट टू अस वाया चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है। वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जब तक आप अपनी क्वेरी और क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आप हमारा जो कम्युनिटी है जो हमने व्हाट्सएप पे क्रिएट कर रखी है, जिसमें हम अपनी लर्निंग शेयर करते हैं, जो पेरेंटिंग से रिगार्डिंग ट्रिक्स टेक्निक्स होती हैं वो हम शेयर करते हैं। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। सॉरी, okay, so you can be a part of that community, and I would request our technical team to drop the link of that community। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं, और हम हर वीक कुछ ना कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। जो भी पीपीटी हुई या फिर कोई भी अपडेट हुआ सेशन के रिगार्डिंग, हम वो उस कम्युनिटी चैनल पे ड्रॉप करते हैं, एंड यू कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूरो इंटरनेशनल स्कूल को। So for that also, I would request our team to provide the link. किरण मैम ने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक ड्रॉप कर दिया है चैट बॉक्स में। सो यू नो वी आर फैमिली, है ना। तो चाहे वो वेबिनार में हुआ, चाहे वो वन ऑन वन मीटिंग में हुआ, चाहे वो सोशल मीडिया पे हुआ, व्हाई नॉट कनेक्टिंग विद ईच अदर। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक, और आप यूरो इंटरनेशनल स्कूल को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की एक्टिविटीज को वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने बच्चे और को काफी वहां पे सारे आजकल तो इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको देखने को मिलते हैं हमारे। और स्पेशल बात ये है कि वो वीडियोस स्कूल के बच्चों ने ही बनाए हैं, शूट करने से लेके एडिटिंग तक सारी चीजें बच्चों ने करी है। तो ये पेरेंट्स के लिए ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप जरूर एक बार इंस्टाग्राम जो पेज है वो देखना, और आप खुद रियलाइज करेंगे कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं।
शूट से लेके स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके पूरा डिजाइनिंग और एडिटिंग हर चीज बच्चों ने करी है। यहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी दिख रही है, उनका इमेजिनेटिव माइंड दिख रहा है, उन्हें चीजें ऑर्गेनाइज करनी आ रही है, उसे चीजें प्रेजेंट करनी आ रही है, वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, व्हाट नॉट। तो प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन सी कि बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे। आप इसको ओपन करके फॉलो कर सकते हैं या फिर सेव भी कर सकते हैं, लिंक को कॉपी कर ले और कहीं पे सेव कर ले, और फिर बाद में आप इस पे क्लिक करके और ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिटी भी, और इंस्टाग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक आज के कोई क्वेश्चन नहीं है किरण मैम। तो आई वुड राइट। लाइक टू आस्क कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा? क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला? क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है? और क्या आपके जो कहीं ना कहीं हम जब बनाते हैं तो क्या वो चैलेंजेस और वो एड्रेस हुई आप हमें? और अभी जब हम मीटिंग को एंड करेंगे तब भी एक फीडबैक फॉर्म आता है तो लिखते हैं, तो आप चैट बॉक्स में हमें बताएं कि हाउ वाज इट फॉर यू, और जो भी आप शेयर करना चाहें। हमें भी अच्छा लगेगा जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जब आपसे हमें कुछ सीखने को, सुनने को, समझने को मिलता है, तो वो हमारे लिए भी एक लर्निंग है। और उससे भी हम अगर आपको कुछ शेयर कर सके तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ग्रेटफुल वाली फीलिंग है। आप हमें एक थम्स अप के थ्रू भी बता सकते हैं या थम्स डाउन के थ्रू भी बता सकते हैं अपने रिव्यूज, एंड देन हाँ, इट इज टोटली विल फाइन। बी अगर एबल आपको टू नो। लगता है कि कुछ कमी या फिर कुछ ऐसा होता है तो हम एक फैमिली है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना ऑनेस्ट जो भी आपकी लर्निंग है या फिर जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सत्येंद्र सर एंड थैंक यू सो मच प्रीति मैम फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो आज का वेबिनार हम यही खत्म करते हैं और हम मिलेंगे आने वाले संडे को एक नए वेबिनार के साथ। सो बाय देन आप ये रूटीन सेट करने की कोशिश कीजिए और आप हमें अगले वेबिनार में बता सकते हैं कि आप लोगों ने रूटीन सेट किया क्या, आपके लिए वो फ्रूटफुल रहा क्या। So till then, thank you so much for being a part of Euro family and thank you so much for attending this webinar. Kiran ma'am and I are truly grateful of you कि आप वेबिनार में आए और आपने वेबिनार अटेंड किया, अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। थैंक यू सो मच पेरेंट्स।